नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर में साइबर ठगी के आंकड़ों के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस रिपोर्ट को आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक शांत प्रदेश साइबर ठगों का अड्डा बनता जा रहा है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान देश भर में साइबर ठगों के लिए एक मुफीद स्टेट बन चुका है और पिछले 18 महीनों में देश भर में हुई साइबर ठगी की 19 लाख वारदातें अकेले राजस्थान में हुई हैं। यही नहीं, जनवरी 2024 से लेकर के जून 2025 के बीच देश भर में 33,888 करोड़ की ठगी हो चुकी है, जिसमें राजस्थान के लोगों को साइबर ठगों ने 1,923 करोड़ रुपए का चूना भी लगाया है, जिनमें 56% ठगी तो राजस्थान में ही हुई है। वहीं हाल ही में भरतपुर में भी 400 करोड़ की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जो कॉर्पोरेट स्टाइल में ठगी की कंपनी चलाते थे। ठगी कैसे की जाए, इसकी मीटिंग विदेशों में होती थी। तो सवाल यह कि राजस्थान साइबर ठगों का गढ़ आखिर कैसे बन रहा है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, और हाल ही में जो भरतपुर का मामला सामने आया, इस पर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं और साथ ही हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये रोहित को गिरफ्तार किया और ये मिर्ज़ापुर में रह रहा था। अपनी वाइफ का फ़ोन के वाईफाई से टेलीग्राम को यूज़ कर रहा था। ये खुद के मोबाइल नंबर को यूज़ नहीं कर रहा था, खुद के व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत करके इसको गिरफ्तार किया है। इसके जो लैपटॉप और मोबाइल वगैरह थे उसको इसने नदी में फेंकना बताया था, लेकिन उसमें हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि शायद उसको भी हम लोग बरामद करने में सफल होंगे। मुख्य तौर पे लगभग 25 कंपनियां इन लोगों ने फर्जी डायरेक्टर्स के आधार पे खोली थी, जिनमें से 16 कंपनियां संचालित थी, जिनके माध्यम से साइबर फ्रॉड की रकम को प्राप्त कर रहे थे और उसको आगे विभिन्न कंपनियों में, डिफरेंट बैंक्स में, डिफरेंट लेयर्स में भेज रहे थे। 400 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में भरतपुर पुलिस के द्वारा 7 गिरफ्तारी की जा चुकी हैं। 7वीं गिरफ्तारी रोहित दुबे के रूप में हुई है। रोहित दुबे की गिरफ्तारी मिर्जापुर से हुई है। रोहित दुबे मास्टरमाइंड था और ये सोशल मीडिया से दूर था। सिर्फ अपनी पत्नी के वाईफाई से टेलीग्राम चला रहा था और टेलीग्राम के माध्यम से ही अन्य साथियों से बात करता था। भरतपुर की यानी जो आईजी हैं राहुल प्रकाश, उनकी स्पेशल टीम के द्वारा रोहित दुबे को गिरफ्तार किया गया है। मिर्जापुर में इनकी टीम करीब 2 दिन तक रुकी थी, कभी भिखारी बनके, कभी ठेली वाले बनके। इसी तरह रोहित दुबे के घर के आसपास ये घूमते रहे। जब इनको कंफर्म हो गया कि यही रोहित दुबे है तो इन्होंने उसे धर दबोचा और भरतपुर लेकर के आ गए। भरतपुर कोर्ट में पेश किया गया है तो 3 दिन की पीसी रिमांड पर है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे होने की संभावना है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। तो ये आपने देखा, और इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि भरतपुर के अंदर जो आंकड़े सामने आए और जो बताया जा रहा है कि भाई 400 करोड़ का ये पूरा गेम था, लेकिन कैसे इसको अंजाम दिया गया, ना कोई सिम कार्ड, ना किसी तरीके से कोई नेटवर्क, बल्कि वाईफाई के जरिए ये अब फ्रॉड कैसे हो रहा है और कैसे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, इन बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट अश्वनी राणा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अश्वनी जी, बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड डीसीपी एल.एन. राव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। साइबर एक्सपर्ट रीमा सहमी हमारे साथ कार्यक्रम में है। रीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के वकील राहुल त्यागी जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इस मामले को लेकर के रीमा जी आपसे ही कर रहा हूँ। रीमा जी, बहुत बड़ा सवाल है कि लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, साइबर ठगी के जो मामले हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। सबसे पहले इसका कारण क्या है, क्यों? क्योंकि एक तरफ हम ये मान रहे हैं कि लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस ठगी की चपेट में आ रहे हैं। क्यों, कैसे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? इसमें हम इतने सारे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं इंडिया में? इजी मनी, आपको बेसिक जो आजकल बहुत जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर वो आपको कहते हैं कि आप अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा।
तो जब आपको इजी मनी दिख रहा होता है कहीं से, आपको इतना कम इन्वेस्ट करने पे ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा, तो उसके अंदर चाहे पढ़ा लिखा हो कोई, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, उसको ज्यादा पैसे कमाने होते हैं। तो वो जो ग्रीड होती है, लालच होता है पैसे ज्यादा कमाने का, एक वो मेजर रीजन है कि जिसकी वजह से लोग टारगेट हो रहे हैं इसका। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है जिस वजह से, क्योंकि सबसे प्राइम मोटिव जो है वो इसमें जो दिखाई देता है कि भाई पहले लालच दिया जाता है, जब पैसा आता है उसके बाद जो है लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो इस जाल में फंसते चले जाते हैं। मैं अश्वनी सर को भी जोड़ रहा हूँ। अश्वनी जी, इसमें हम ज़्यादातर केसेस में देखते हैं कि जो बैंकिंग से जुड़े हुए मामले हैं, बैंक फ्रॉड जो हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि रेंट पर अकाउंट मिलते हैं। राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं और हाल ही में एक नेताजी की तरफ से ये एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि खास करके भीलवाड़ा जैसे इलाकों के अंदर, वहां पर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके अकाउंट को यूज किया जा रहा है और बदले में उनको नहीं पता, वो क्योंकि कॉलेज में आकर के उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, उसके बाद में उनका बैंक अकाउंट जो है सब कुछ जो बैंक कर्मी हैं वो ऑपरेट करते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि वो किस ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि इस मामले में भी अगर आप देखें तो जितने 6-7 बैंक हैं सारे प्राइवेट बैंक हैं। ये जो हम आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन, ये सारा जो करते जा रहे हैं, हम बीसी मॉडल अपना रहे हैं, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उनके थ्रू अकाउंट खोलते हैं, तो वो तो लालच में जो भी चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है उसका अंगूठा लगवा कर और वो उसका डाटा कैप्चर कर लेते हैं, उसको कहते हैं भाई तुम्हारा तो अकाउंट ही नहीं खुला, लेकिन वो अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट उनके पास रहता है, उस अकाउंट को वो बेच देते हैं। तो ये अकाउंट ही क्यों खुले, मैं तो ये कहता हूं अकाउंट खुलना एक आसान नहीं होना चाहिए। सरकार को हमने कई बार कहा है कि आप एक ऐसा आधार सिस्टम बनाइए जिससे कि एक व्यक्ति का जो अकाउंट है एक से ज्यादा ना खुल सके। अगर दूसरे बैंक में खोलने जाता है तो वह रिफ्लेक्ट होगी इसके ऑलरेडी ये बैंक में अकाउंट है। जब तक इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम नहीं डेवलप होगा कि कोई भी आदमी के नाम पर कितने अकाउंट खुल जाएंगे और फोर्जरी होगी। और दूसरा, इस तरह में जैसे बताया गया आपने कि 25 कंपनियां, तो उन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि जिन्होंने ये कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं, जो अथॉरिटीज या सीए या बाकी लोग जिन्होंने ये सारी। और अश्वनी सर, इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, उन लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछा गया, क्योंकि जो कंपनी है और उनका जो टर्नओवर था, जो पैसा उन अकाउंट से इधर उधर जा रहा था, वो बहुत बड़ी मात्रा में था। और जब उन कंपनी के जो मैनेजर या जो ओनर थे, उनको जब देखा गया, उनकी जगह पर जा करके देखा गया, तो उनकी हालत बहुत खराब थी, दयनीय स्थिति में थे। और जब उनसे पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की, तब पता चला कि ये तो कोई और लोग हैं, इनको कंपनी खुलवा करके इनका नाम दे दिया गया, कंपनी इनके नाम पे चल रही थी, लेकिन ऑपरेट करने वाला कोई और था। नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड कैसे हो गई? हाँ, फर्जी डॉक्यूमेंट से कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, अकाउंट खुल रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि भाई साइबर फ्रॉड को रोकेंगे। आप जब तक कोई भी सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। अब जरा सी बात आती है और पॉलिटिक्स हो जाती है। भाई आपका एक आधार जो है वो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि वो ना तो किसी का डुप्लीकेट बन सके और ना ही जो है उसके थ्रू जो है फालतू के अकाउंट खुल सके। अगर उसको अगर सख्ती से लागू किया जाए, और ये जो नकेल कसने की जरूरत है प्राइवेट बैंकों पर और बीसी मॉडल पर बैंकों के, जो जिसके थ्रू ये जो सारे अकाउंट खोले जाते हैं, मतलब हम अपना पैसा कॉस्ट बचाने के लिए बैंक जो है वो सिक्योरिटी लैप्सेस किए जा रहे हैं। तो ये धंधा तो इनके लिए बहुत आसान है। ये बीसी को खरीदना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसको बैंक से तो 20-25 रुपए अकाउंट खोलने के लिए मिलते हैं, लेकिन अकाउंट खरीदने के लिए वो 1000 रुपए उसको दे देते हैं। और प्राइवेट बैंकों में भी सारे अकाउंट आउटसोर्स हैं, यानी कोई भी जाके उनके एजेंट घूमते रहते हैं, कहीं भी अकाउंट खोल देंगे सड़क पे आपका। तो ऐसे कई बार जब ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़ा गया ना, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको अकाउंट और ये ऐसे चीजें कहां से मिल रही हैं, जब अगर आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फर्जी सिम आपको कैसे मिल रहे हैं? तो उनका कहना होता है 1000 रुपए में बहुत आसानी से सिम मिल जाती है। तो यानी कि उनको उपलब्ध हो रहा है, और ये सब चोरी की सिम होती है। ये जो सिम है, चाहे अकाउंट है, चाहे कंपनी का खोलना है, ये क्यों हो रहा है भाई? सरकार अगर इसको नहीं रोक पाएगी तो ये फर्जीवाड़ा रुक नहीं सकता। ये तो जो
ब्रेन है फ्रॉड करने वाले उनके, वो तो शातिर हैं। हाँ। वो तो आगे 4 कदम की सोचते हैं। और ये बड़ा सवाल है कि राजस्थान इसका गढ़ बन रहा है। राजस्थान में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। और मैं आगे बढ़ते हुए मैं एलन राव सर को इसमें जरा जोड़ रहा हूं। राव सर, इसमें क्या नजर आ रहा है कि साइबर ठगी के बढ़ते मामले और राजस्थान उसमें आगे बढ़ रहा है, राजस्थान में इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को पैनलिस्ट को। और ये वास्तव में ही चिंता का विषय है, राजस्थान पुलिस के लिए भी, राजस्थान सरकार के लिए भी। डेफिनेटली वहां पर कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं केसेस, और इसके अलावा बढ़ हर जगह हर स्टेट में रहे, लेकिन राजस्थान में शायद ज्यादा है। उसकी वजह मैं समझता हूं कि वहां पर एक अनएम्प्लॉयमेंट का ज्यादा है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोगों को इजी मनी इसमें आ जाता है, आराम से पैसा मिल जाता है, लोग लालच में आकर उनकी बातों में आ जाते हैं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्यों बढ़ रहा है आजकल ये साइबर क्राइम, इसकी वजह यह है कि पहले जो होते थे ना, जब क्रिमिनल्स होते थे वो बैंक डकैती, सामने से डकैती, और कुछ डकैती, ज्वेलरी शॉप की डकैती, उनमें रिस्क ज्यादा होता था, पकड़े जाने का रिस्क भी ज्यादा था, आइडेंटिफाई करने का भी रिस्क ज्यादा होता था। आजकल वो चीज, अभी जो साइबर क्राइम में ऐसा कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो क्राइम करता है वो सामने तो आता ही नहीं है। जो क्राइम जिस ढंग से करता है, मेल आईडी फेक होती है उनकी, या उनका अकाउंट जो है, जैसे बता रहे थे अभी कि वो कहीं रेंट कर लेते हैं, अकाउंट खरीद लेते हैं, यानी कि खरीद लेते हैं। और अकाउंट इस प्रकार से हमने बहुत से केसेस ऐसे पकड़े जिन्होंने बताया कि हमारे तो जो जिनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है उनके अकाउंट में। हाँ। वो बोल रहे हैं जी हमने तो उस आदमी को कहा था, उन्होंने हमें कहा था 10,000 रुपये तुम्हें देंगे, अकाउंट का सारी डिटेल मुझे दे दो, और वो सारा उन्होंने अपना डेबिट कार्ड, अकाउंट, सबका सारा कंट्रोल उन्होंने ले लिया। और इस प्रकार से वो करते रहते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों ये बढ़ रहे हैं, इसलिए कि है कि ये पकड़े नहीं जाते हैं, तो लोग इनको ये समझते हैं जैसे कि हम तो पकड़े नहीं जाएंगे। और वहाँ का जो राजस्थान की बात है, वहाँ पर वैसे तो हर स्टेट में है कि नहीं, लोग मुझे अपना मुझे अपना राव दिमाग सर करते इसमें एक हैं, चीज और इस्तेमाल नजर आती है। इसमें बात यह भी है कि लोग जब अपनी शिकायत लेकर के भी पहुंचते हैं तो साइबर फ्रॉड और ठगी के मामलों को लेकर के उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कह दिया जाता है कि क्या इसमें होगा, है ना। ये थोड़ा सा लीनियंसी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण भी बनती है कि केसेस बढ़ रहे हैं और शिकायतें दर्ज नहीं हो पा रही। डेफिनेटली ये भी एक रीजन है, क्योंकि आम लोग साइबर क्राइम की शिकायतें बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है, इसी प्रकार हर स्टेट में है। लेकिन राजस्थान में लोग एक तो ऐसे बहुत ज्यादा जानकार नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, वो उसको रिटेलिएट नहीं करते, कंप्लेंट लेके जाते हैं, पुलिस वाले उनको टाल के भगा देते हैं, तो उसके बाद वो घर अपने आप चुपचाप बैठ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो छोटे अमाउंट की ज्यादातर इसमें करते हैं, हेरा फेरी, छोटा अमाउंट, यानी कि 10-15-20 हजार रुपए के लिए। और 10-15-20 हजार रुपए किसी का लूट भी गया तो वो समझेगा इतने चक्कर में लगाऊंगा तो मेरा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो वो फिर कुछ तो पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है, पुलिस कंप्लेंट लगती है, उसके बाद फिर वो हैरेसमेंट समझते हैं, तो छोटे अमाउंट के लिए वो ज्यादा रिपोर्ट भी करने के लिए नहीं जाते हैं लोग। ये भी एक खास वजह है। और ये साइबर क्रिमिनल्स को पता है कि छोटे अमाउंट की चीटिंग करेंगे तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होगी, और रिपोर्ट अगर हो भी गई तो पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो उनके अकाउंट नकली हैं, उनके, जैसे अभी बता रहे थे अपने बैंकिंग एक्सपर्ट साहब की, वो अश्विनी साहब की, उनके जो अकाउंट खुलते हैं वो जाली आधार कार्ड से या और किसी उससे, सब डुप्लीकेट बनने का जो तरीका है उसके हिसाब से है। और राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, उसमें ऐसे एक तो बहुत ज्यादा लोग जानकार नहीं है कानून के, और बहुत ज्यादा फिर वो पुलिस वाले कोऑपरेट अगर नहीं करते हैं तो उनको फिर वो डिस्करेज होते हैं बहुत रिपोर्ट मुश्किल हो लिखाने के जाती लिए। है। और इसीलिए और पुलिस के लिए भी ये साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं या जो साइबर क्राइम की यूनिट के जो लोग हैं उनके लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है कि इस चेन सिस्टम को तोड़ना। क्योंकि जब वो उसको ट्रेस करने लगते हैं तो जिस अकाउंट तक पहुंचते हैं वो उस अपराधी का नहीं होता है, वो भी रेंट पर लिया हुआ होता है, उससे पूछताछ, और उसको पता नहीं होता है। तो बहुत सारा चेन सर्कल होता है, इसमें कई लूप होल भी हैं जिसको जो सामने आ रहा है और उसको ठीक करने की ज़रूरत भी है। मैं ज़रा इसमें जल्दी से आगे बढ़ते हुए, हमारे साथ एडवोकेट भी हैं राहुल त्यागी। राहुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सवाल लोगों के मन में यही आता है कि अगर कोई अगर ऐसी ठगी का शिकार हो जाता है, पुलिस के पास जा रहा है, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब अगला जो रास्ता है वो कोर्ट का बसता है। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या हिदायत है? सर, इसमें पुलिस के पास भी आप जा सकते हो, रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं। मोस्टली छोटे छोटे में, जैसे राव सर ने कहा कि इसमें छोटे छोटे अमाउंट्स में खुद ही जो विक्टिम होता है वो नहीं जाता कि इतनी मेहनत करूंगा और कुछ मिलेगा है नहीं, 10,000 20,000 के लिए क्या जाऊं। वो भी बहुत लोगों के साथ होता है, तो वो ठगी बहुत बड़ी बन जाती है। दूसरा ये है कि अगर आप पुलिस के पास नहीं, तो आज के टाइम में
हेल्पलाइन नंबर है 1930। आप जितनी जल्दी एक्ट क्विकली, जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप डायरेक्ट अपने बैंक के, जो आपका बैंक अकाउंट है, जहाँ पे उसके होम ब्रांच में जाके आप वहां पे कंप्लेन करिए। आप उनको मेल, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो सीधा डीसीपी ऑफिस और पुलिस एसएचओ को ईमेल करके भी आप ये बता सकते हैं। हम्म। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, कोर्ट में तो बाद में बात आती है, आपको सबसे पहले तो एक एफआईआर करवानी पड़ेगी आईटी एक्ट और आईपीसी में, और जो बीएनएस हो चुका है। जब तक वहां नहीं और होगा अगर तो अगर आप आपके डायरेक्ट नियर बाय किसी थाने में अगर शिकायत दर्ज नहीं हो रही है तो आप किसी भी थाने में जाकर के 0 एफआईआर दर्ज सर, करा साइबर सकते हैं। क्राइम थाने अलग से हाँ। डेजिग्नेट हो रखे हैं, हर हाँ। जगह हैं। आज जयपुर में भी, कमिश्नरेट में भी अलग से साइबर थाना बना हुआ है। हाँ। हमें ये भी चाहिए कि अब गवर्नमेंट को, आज के टाइम में राजस्थान हाईकोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस ले रखा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, आरबीआई और इन सबको नोटिस कर रखा है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपके पास जब आपको, केस आते होंगे, ये साइबर फ्रॉड से जुड़े जब केस आते हैं, तो अमूमन कॉमन तरीके के एक सेम पैटर्न वाले केसेस कौन से हैं और किन की संख्या ज्यादा है? सर, सबसे ज्यादा अगर अपन ये देखें तो ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, कि भाई अपन शुरुआत में, इनका तरीका क्या होता है, ये आपको कुछ एक काम करने के लिए देंगे कि आप ये चीज करिए, यहाँ पे एक यूट्यूब पे जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम आपको 150 रुपए देंगे। हम्म। ऐसे ऐसे सोचते हैं कि कुछ नहीं, मेरे को एक लाइक करने में 150 रुपए मिल जाएंगे। तो लोग बाग, जो एक स्टूडेंट है, जो एक कोई हाउस वाइफ है, वो सोचती है ऐसे करके मेरे अगर दिन के 500-1000 रुपए बन रहे हैं तो क्या बुरा है। हम्म। उसमें वो करता है, फिर वो लेके टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो इन साइबर लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाए। वहां के लिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, और वहां पे वो उसको वहां पे लेके आते हैं, और वहां से एक नई चीज में लाते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। जैसे मैम ने कहा कि लोग बाग इजी मनी के चक्कर में 1000-2000 देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्या पता हो जाए। हम्म। बस एक दो बार में तो वो आपको वापस रिटर्न देंगे भी। हम्म। और जैसे कि वो एक लमसम मांगने लगेंगे, आप सोचते हैं कि हाँ यार, जब मेरे 1000 के 5000 हुए हैं तो मेरे 10,000 के 50,000 भी होंगे। और हम्म। वो वहां ये गलती करते हैं, जैसे ही और वो इसी 50,000 उम्मीद देते हैं वो में वो गायब। सारे पैसे गवा देते हैं, और इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जहां आपको पैसों का लालच मिल रहा है वहां आप एक बार सवाल ज़रूर करिए, और अगर आप सवाल करेंगे तो शायद जो सामने वाला है उसको भी समझ में आएगा कि भाई जानकार है, इसको जो है अपने जाल में फंसाना उतना आसान नहीं है, तो सर, ये इसको। जागरूक होना जरूरी हाँ। है कि आप एक, जहां पे भी कोई रजिस्टर्ड हो, जैसे सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप रैंडमली टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से इन पे भरोसा मत करिए। ना करें, बिल्कुल। 99% ये ठगी वाले होते हैं। ठीक है, मैं इसमें रीमा जी को जोड़ रहा हूं। अब लोगों के मन में एक सवाल आता है कि फ्रॉड जो है वो, क्योंकि अलग अलग तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, रीमा जी इसमें थोड़ा सा लोगों को ये थोड़ा बताइए कि फ्रॉड कितने तरीके के हैं, किस किस तरीके से आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, और क्या उनका तरीका होता है, और कैसे हम पहचानें उनको? तो जो पहले जैसे राहुल जी ने बोला कि जो वर्क फ्रॉम होम के लिए हमें बोलते हैं कि आपको कुछ छोटे टास्क करने पड़ेंगे, आपको यूट्यूब पे लाइक करना है, गूगल पे रिव्यू देना है। तो पहले वो उससे स्टार्ट करते हैं कि पहले आप इतने अमाउंट का रिव्यू दो, फिर हम आपको रिटर्न करेंगे। तो वो कुछ अमाउंट तक आपको रिटर्न करते भी हैं, बट फिर आपको बोलते हैं कि बड़ी आपको इसमें करनी पड़ेगी, अगर आप बड़ा अमाउंट से करेंगे तो आपको उसका रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। अब ये रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, ये चीज़ कॉमन है सब में। जैसे आप आजकल, बिकॉज हमारी लाइफ सोशल मीडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं। अगर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या आप इंस्टा चला रहे हैं तो आपको वहाँ पे एड्स आएंगे। वो किसी इन्फ्लुएंशियल फिगर के नाम से हो सकते हैं, जैसे अनंत अंबानी हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, उनकी वीडियोस होती हैं जो बेसिकली डीप फेक वीडियोस होती हैं, जिसपे वो आपको कहते हैं कि ये हमारी अंबानीज ने नई एप्लीकेशन बनाई है, जिसपे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपकी 2500 की लिमिट है तो आपको उस पर बहुत पैसा मिलेगा, ऑलमोस्ट वीकली 50,000 रुपीज़ कमा सकते हैं। हाँ। तो अब क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल फेस है, ट्रस्टवर्दी फेस है, एक ऐसे फेस है जिनके पास ऑलरेडी बहुत वेल्थ है, तो हम उस पर ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। हाँ। तो जब आप इन रील्स पे, बिकॉज ऐड होती हैं, तो ऐड के साथ आप उस पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रोफाइल पे ले जाना है, आपको कहीं किसी साइट पे ले जाना है, तो वो पर्टिकुलरली आपको किसी वेबसाइट पे ले जाएंगे, या कोई अगर मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड करवानी है तो वो उस पे लिंक आपको दे देते हैं। अब वो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वो हो सकता है वो एक हूबहू जैसे कोई पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, ऑथेंटिक न्यूज़ पोर्टल जैसा लगेगा, बट वो होता नहीं है। या वो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर जैसा लगेगा, बट उसका यूआरएल कुछ डिफरेंट होगा, वो आपको हूबहू लगेगा उसके जैसा। हाँ। तो जब आपको लग रहा है कि ऑथेंटिक है, पर्सन ऑथेंटिक है, इन्फ्लुएंशियल है और ये सही बात कर रहे होंगे,
तो उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो अगर जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको, अगर आपने वो बहुत छोटे अमाउंट से बोलते हैं कि आप 5,000 रुपये डालें, अगर आप 5,000 रुपये डालेंगे तो वो आपको 7,000 रिटर्न भी करेंगे। फिर आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अच्छा नहीं, मेरे को रिटर्न आ रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे रिटर्न नहीं आ रहा। तो वो आपसे फिर और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट लेकिन करने के लेकिन लिए अगर कहते लोग हैं। क्योंकि उस लालच में आ जाते हैं कि भाई पैसा आ रहा है, जा तो रहा नहीं है, ठीक है ले लेते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझने की भी ज़रूरत है कि आसानी से कहीं से पैसा कोई नहीं आता है। एक का 4 या एक का 10 इतना इंस्टेंट कभी नहीं होता है, रातों रात एकदम से आपको मुनाफा मिल जाए। और ऐसा अगर आपको कोई सब्ज बाग दिखाता है, ऐसा कोई वादा करता है, तो आप समझिए कि वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ घपला है, और ज़रूर उसको एक बारी क्रॉस चेक ज़रूर करें। क्योंकि हम क्या होता है कि लालच में आकर के हम उसको देखते भी नहीं हैं, उसको समझते भी नहीं हैं, और उसको जा करके हम प्रोसीड कर लेते हैं। मैं इसमें अश्वनी सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। अश्वनी सर, इसमें कुछ और बताना चाहेंगे आप, कैसे लोगों को बचना चाहिए? बचाव के हमें रास्ते भी बताने हैं कि ये जो पैटर्न है आप लगातार, क्योंकि लोग शिकार हो रहे हैं, और सबसे पहले आगाह करने का, अपने आप को समझाने का कि ये फ्रॉड हो रहा है और ये कुछ साइंस हैं, इससे हमें बचना है, तो वो कौन से साइन होंगे? देखिए, हमारे साइबर एक्सपर्ट ने पहले बताया कि लालच नहीं करना। एक तो जहां लालच करेंगे वहां मरेंगे, क्योंकि आपको इजी मनी कोई भी देता नहीं है, तो उसमें नहीं फंसना। कहीं पर भी जिसको आप जानते नहीं है, आप सोशल मीडिया पे उसके लिंक पे ना तो लाइक करें ना उसको शेयर करें, तो वो उसमें आप बच सकते हैं। दूसरा, जो जिनके अकाउंट हैं, जो लोग रेगुलर बैंक नहीं जाते, तो वो रेगुलर मतलब इंटरवल के ऊपर बैंक में अपने अकाउंट को चेक करते रहे कि हमारे अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो पासबुक अपडेट करवाते हैं और उनको पता लगता है कि पासबुक में एंट्री है लेकिन मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो वो भी खतरे की घंटी है कि आपका जो अकाउंट है उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो कहीं से चेंज हो गया है। वो बैंक एम्प्लॉइज की मिली भगत से हो सकता है। तो इसलिए रेगुलर अपने अकाउंट को चेक करते रहे, और अगर बैंक के अपने अकाउंट में आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन को भी आपके पास उसका इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी बहुत जरूरी है। तो अवेयरनेस जो है वो सबसे बड़ी है, और उसके नाते जो सरकार है, चाहे स्टेट की है, जो भी है, ये जो जहां एंट्री लेवल है हमारा, चाहे सिम कार्ड है, चाहे बैंक का अकाउंट खोलना है, चाहे कंपनी रजिस्टर्ड होनी है, ये सारे के ऊपर जब तक सख्ती नहीं होगी, ये इस चीजों को रोक पाना बहुत तो इसको जो है ये फालतू की जो गेमिंग की एप्स आती हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर भी कोई लगाम लगाने की बहुत सख्ती होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो इसका बहुत जल्दी से शिकार हो जाते हैं। इसमें एलन राव सर कुछ कहना चाह रहे हैं। राव सर, एक चीज़ आप जो बताना चाह रहे हैं वो, और दूसरा सवाल ये कि अब इसमें लोगों को जागरूक करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए पुलिस पब्लिक मीटिंग, ये ऐसे जो इवेंट होते रहे हैं, उनमें इन चीज़ों को जोड़ना, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गया आज के समय में? शुभेंदु जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है पब्लिक की अवेयरनेस। हम बहुत से कई सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये साइबर क्राइम का काम पहले से चल रहा है और ये बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से, आपने कई बार आगाह किया है कि ऐसे बहुत सी चीजें डूज एंड डोंट्स किए हैं, बता रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये सब होते हुए पब्लिक और पुलिस का रिलेशनशिप तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको बार बार ब्रीफिंग नहीं की जाए, क्योंकि हम जब प्रोग्राम आपका कोई, अब सभी तो नहीं देख रहे हैं, बट बहुत रिमोट एरियाज में बहुत से जो अनपढ़ लोग हैं या जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, बैंक अकाउंट्स उनके हैं, उनके यहाँ से भी ज्यादा इसमें होती है। और पढ़े लिखे, और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके साथ भी साइबर क्राइम की ठगी ऐसी बहुत रिपोर्ट हुई है। तो वो सब चीजें इसलिए हैं कि हम जो बता रहे हैं, जैसे अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि कोई चीज फ्री नहीं आती, और रीमा जी भी कह रहे हैं कि कुछ भी चीज कोई फ्री नहीं आती। नथिंग इज अवेलेबल फॉर जीरो, मतलब कोई मनी के अलावा, कोई कहते हैं कि आपको ये फ्री गिफ्ट हो रही है या कोई, कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे झोल है। जो भी आदमी आपसे बात कर रहा है उससे डेफिनेटली एक दो बार अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ना आप, तो पता लग जाएगा वो फ्रॉड होगा, अपने आप भाग जाएगा। तो डेफिनेटली कभी भी कोई ना कोई उसकी हर बात को माना नहीं जाना चाहिए, और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसके जाके पूछें कि भाई ये क्या है, क्यों है, ऐसी स्कीम क्या है। यूआरएल बड़े डिफरेंट आ रहे हैं, मेल आ जाती है किसी प्रकार से, इस मेल पे ये करिए, लिंक्स बड़े आ जाते हैं, कई बार लिंक आ जाते हैं कि आप इस लिंक को कर दीजिए, आपका, और कई प्रकार के इतने सर, प्रकार के साइबर कोशिश भी हो सकती है राव सर, इसमें कोशिश हो सकती है, जो पुलिस पब्लिक मीटिंग है उसमें हम क्यों ना, जैसे इलाके के जो बुजुर्ग लोग हैं, हम उनको एक मीटिंग में उन लोगों को बुलाएं
और उनको बताएं कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये इस तरीके के ट्रेंडिंग फ्रॉड हैं, इनसे आपको कैसे बचना है। अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसी उनको ना फेस टू फेस अगर जानकारी दी जाएगी तो शायद ऐसे जो क्राइम है उस पर बहुत हद तक लगाम लगेगी और लोग समझ पाएंगे इजीली। जी बिल्कुल, ये करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ऑलरेडी पुलिस कर रही है। हम जब पुलिस में हैं तब डेफिनेटली हम भी पुलिस पब्लिक रिलेशंस मीटिंग करते थे और खासतौर से सीनियर सिटीजन्स को बुला के सब बताते थे। और अभी भी पुलिस कर रही है, सारे अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। इसको और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। स्कूल लेवल पे बच्चों को बताने की जरूरत है, कॉलेज लेवल पे बताने की, स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत है और सेमिनार्स अलग अलग करके करने की जरूरत है। और ये बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का, जो कि कम्युनिटी इफेक्ट देखें तो आप जैसे बता रहे हैं, कई करोड़ों की ठगी अगर हो चुकी है तो ये बहुत ही हमारे लिए फाइनेंशियली सभी लोगों के लिए नुकसान है। तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरी है पुलिस इसमें अवेयरनेस का कैंपेन जोड़े। जैसे कैंपेन जो आपके जैसे टीवी चैनल पे, कई और टीवी चैनल भी इस पे कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार। ये लोगों का भले की बात है, इसको और ज्यादा ऑगमेंट करना चाहिए और ज्यादा इसको बढ़ाना चाहिए ताकि इन ठगी को रोका जाए। और खासतौर से जो पुलिस जिन लोगों को पकड़ती है उनको थोरोली इंटरोगेशन करने के बाद में और इनके कितने लिंक है उन सबको ढूंढना, उनको पकड़ना, उनको डिस्करेज करना, ये बहुत जरूरी है ताकि आगे जो कोई और बडिंग क्रिमिनल्स हैं वो इसके क्राइम में ना बढ़े। ठीक है, अब एक बहुत बेसिक सा सवाल है, मैं रीमा जी को वापस से जोड़ रहा हूं क्योंकि ये साइबर एक्सपर्ट्स इस पर बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि अगर कभी किसी के साथ कोई साइबर ठगी हो जाती है तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए। भाई पहले तो जाकर के पुलिस कंप्लेंट आपको करनी है। किसी भी तरीके का अगर फ्रॉड है, बैंकिंग फ्रॉड है या कोई और दूसरा फ्रॉड है, किसी तरीके का भी फ्रॉड है, तो सबसे पहले तो पुलिस में शिकायत करनी है और दूसरा उसके बाद का काम क्या होगा, रीमा जी? पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले उनको फर्स्ट चीज़ जो करनी है, उनको साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पे रिपोर्ट करना है। हाँ। उससे होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे 10 लाख रुपए लिए हैं तो 10 लाख रुपए आगे आपके 10 अकाउंट्स में गए हैं, जो फ्रॉडस्टर है उसने आगे फिर और 20 अकाउंट्स में भेजे होंगे। तो जब आप 1930 पे कंप्लेन करते हैं तो वो पूरी ट्रेल ब्लॉक होती है। जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको और सबसे जल्दी आपको ये करना है कि आप 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट करें। अब बहुत सारा चांसेस हैं कि बिकॉज बहुत नंबर ऑफ फ्रॉड्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो 1930 हो सकता है कभी नहीं लगे। तो अगर कभी 1930 पे कॉल नहीं लग रहा है किसी वजह से तो आप साइबर क्राइम का जो पोर्टल है cybercrime.gov.in उस पे जाके आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो पर्टिकुलर ट्रेल है, जो पूरा मनी ट्रेल है, जितने भी बैंक अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं हाँ। वो सारे बुक होते हैं। उसके बाद आप उसकी कॉपी लेके जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, क्योंकि जो आप 1930 या साइबर क्राइम के पोर्टल पे रिपोर्ट करते हैं वो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो आप ठीक है। हार्ड कॉपी लेके अपने लोकल नंदू पुलिस जी, स्टेशन एक चीज मैं ऐड करना जी, एक चीज मैं जी सर। बताना चाह रहा हूँ, पब्लिक व्यूअर्स के लिए बताना चाह रहा हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ। एक किसी साइबर ठगी के क्राइम में कोई मेरे पास कंप्लेंट आया तो मैंने 1930 को 10 मिनट तक करता रहा, बिल्कुल मिला ही नहीं है। ये सरकार से मेरा अनुरोध है कि 1930 की लाइंस को बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरी तरह और भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस करके बताया कि 1930 काम नहीं करता है। और इस पर अलावा बहुत जैसे बहुत रिमांड सही बताया- सवाल आपने उठाया सर। और ये बहुत, क्योंकि जिस वक्त ये मुसीबत होती है उस वक्त अगर जिस नंबर पर हमें कॉल करना है अगर वो नहीं मिल रहा है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानीदायक बन सकता है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन हमारी कोशिश थी कि साइबर फ्रॉड से कैसे आप बच सकें, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी कोशिश थी आप तक बात पहुंचाने की। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।